नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूं उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोन रिवर वैली के संदर्भ में, सोन नदी घाटी के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोन एक ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जिसके माध्यम से एक बड़े भूभाग में हमें पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है। और इस नदी का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इस नदी के आसपास के इलाकों में हमें मानव जीवन के प्रारंभिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक की संस्कृतियों की जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सोन नदी कहाँ से वो निकलती है, कहाँ से उसका उद्गम होता है और ये कहाँ पर जाकर के मिल जाती है, ठीक है, और कितने बड़े भूभाग को ये प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम सोन नदी के इस मैप को देखने का प्रयास करें, जहां पर हम देखते हैं कि सोन नदी जो है अनूपपुर, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियां का इलाका है, वहां से एक जगह है सोनमुड़ा, वहां से सोन नदी का उद्गम होता है। और ये नदी वहां से निकलने के पश्चात विंध्यन पर्वत श्रृंखला को काटते हुए कैमूर पहाड़ियों के साथ साथ बहते हुए एक लंबी दूरी तय करती है। और ये भारत की कुछ प्रमुख बड़ी नदियों में से एक है। इसके अलावा ये एक ऐसी भी नदी है जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र, खासकर उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, उसमें बहने वाली सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। कैमूर पहाड़ियों के साथ साथ बहने वाली एक पहाड़ी नदी है जो अमरकंटक के सोनमुड़ा से निकलती है और पटना के पास में ये नदी गंगा से जाकर के मिल जाती है और गंगा की एक सहायक नदी के तौर पर ये हमें दिखाई पड़ती है। तो जैसे देखेंगे कि ये यहाँ से इसका उद्गम स्थल है अनूपपुर के पास अमरकंटक की पहाड़ियों से, और वहां से ये निकलते हुए ये लंबा रास्ता तय करते हुए शहडोल, सीधी, सोनभद्र का रास्ता तय करते हुए पटना के पास यहाँ पर ये गंगा में मिल जाती है और गंगा की सहायक नदी कहलाती है। जिसमें कि ये वाला जो इलाका है सीधी डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है, यह सोन नदी घाटी का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसी इलाके में हमको पुरातात्विक स्थलों की जानकारियां प्राप्त होती। वैसे तो इस नदी का अन्वेषण सबसे पहले निसार अहमद साहब ने किया था और उन्होंने जब यहाँ पे सर्वेक्षण का कार्य किया इस नदी में, तो उस सर्वेक्षण के पश्चात बहुत सारे उपकरण उनको प्राप्त हुए, मानव के द्वारा बनाए गए पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। और उन्हीं पाषाण उपकरणों के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि यह नदी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल की जानकारी या क्षेत्र वाली नदी है। वैसे तो उन्होंने ऊपरी सोन घाटी और मध्य सोन घाटी और निचली सोन घाटी, इस पूरी सोन घाटी का अध्ययन किया। ऊपरी सोन घाटी हम इस इलाके को मान सकते हैं, मध्य का भाग ये है सीधी वाला, और निचली सोन घाटी ये मानी जा सकती है। तो ये पूरा इलाका मध्य सोन घाटी के अंतर्गत आ सकता है। तो इन्होंने ऊपरी, मध्य और निचली तीनों सोन घाटी अर्थात सोन नदी के पूरे परिवेश को समझने के, पूरे उसके प्रवाह मार्ग में जहां जहां पर भी प्रमुख वस्तुएं हैं या स्थल हैं उनको समझने का प्रयास किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में काम किया और मध्य सोन घाटी के पुरास्थलों के अन्वेषण और बाद में वहां पर उत्खनन का कार्य किया। जैसा कि मैंने बताया कि सोन जो है 784 किलोमीटर का अपना सफर तय करती है और गंगा में मिल जाती है और भारत की एक बड़ी नदी में शामिल है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ द साउदर्न ट्रिब्यूटरीज फीडिंग इनटू गंगास। ये साउदर्न जो ट्रिब्यूटरीज है खासकर उत्तरी जो दक्षिण भारत उत्तर भारत की जो दक्षिणी क्षेत्र की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें ये प्रमुख मानी जाती है। अमरकंटक से इसका ओरिजिनेशन है, नर्मदा के ये पूर्व में ये नदी बहती है। साथ ही साथ ये एक पहाड़ी नदी है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कैमूर क्षेत्र से बहती हुई जाती है, विंध्यन रेंज को ये काटती है। इसके अलावा निसार अहमद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र में हुआ है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के माध्यम से किया गया है। निसार अहमद ने जब अन्वेषण किया, बहुत सारे पुरास्थलों को उसने खोजा, उसकी जानकारी दी। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इसमें काम किया और यहाँ पर मध्य सोन घाटी के क्षेत्र को प्रमुख स्थान बनाया
जिसमें कि सीधी डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि अभी हम मैप में देख रहे थे, सीधी डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है मध्य प्रदेश का, वहां पे जो कंसंट्रेशन है पूरा पाषाणकालीन संस्कृति का या उसके बाद के कालों की संस्कृति का, उसको खोजा, वहां पे सर्वेक्षण किया, उत्खनन किया, और उस उत्खनन में बहुत सारे पुरातत्वविदों ने अपनी भूमिका निभाई। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा वाज अ लीडर, वो लीडर थे, निर्देशक थे इस पूरे कार्य का। और उसके अलावा बीबी मिश्रा, प्रोफेसर बीबी मिश्रा, प्रोफेसर बी.डी. मिश्रा, प्रोफेसर आर.के. वर्मा, प्रोफेसर डी. मंडल, प्रोफेसर जयंत पाल, प्रोफेसर जयंत पांडे, प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा। इसके बाद 90s के दौर में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साथ में इनका कोलैबोरेशन रहा इस क्षेत्र में काम करने के लिए, जिसमें प्रोफेसर जी.डी. क्लार्क यहाँ पर आए, उनके साथ संयुक्त तत्वाधान में इस मध्य सोन घाटी के क्षेत्र में काम किया गया। इसके अलावा 1983 में मार्टिन विलियम्स और कीथ रॉयस नामक दो जियोलॉजिस्ट, भूतत्व विज्ञानी यहाँ पर आए, और उन्होंने सोन घाटी, सोन नदी घाटी के इस पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने इसको विभिन्न जमाओं में बांटने का कार्य किया। उसको 1983 में उन्होंने उन जमाओं में इसको बांटने का कार्य किया। एक और मैप के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये नदी वेदिकाएं हैं, नदी वेदिकाएं, रिवर सेक्शंस, जहां से हमें ये जो जमाव है वो प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने बेलन को पढ़ा होगा, बेलन नदी में आपको जमाव एक ही स्थान पे, ढैया नामक जगह पर एक ही स्थान में दिखाई पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको हम टेक्स्ट बुक सेक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन सोन नदी घाटी में ऐसा नहीं है। सोन नदी घाटी में जो नदी के किनारे जो जमाव प्राप्त हुए हैं, ये जमाव किसी एक स्थान पर प्राप्त ना होकर के अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुए हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे जमाव को उन स्थानों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्टिन विलियम्स और कीथ रॉयस ने 1983 में इन जमाओं के बारे में हमें जानकारी दी। पहले 4 जमाव हुआ करते थे, लेकिन अभी 2006 में ढाबा नामक एक जगह पर उत्खनन हुआ, वहां से कुछ जानकारियां प्राप्त हुई। उसके अलावा उसी के साथ साथ एक और जमाव जो है इसमें ऐड किया गया है। तो अब वर्तमान में 5 जमाव हमें सोन नदी घाटी में दिखाई पड़ते हैं, और अभी हम लोग उन जमाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये जो 5वां जमाव है, ये आपके ज्यादातर पुस्तकों में प्राप्त नहीं होगा, तो भ्रमित मत होइएगा। ये रिसर्च पेपर्स के थ्रू इसकी जानकारी हुई है, शोध पत्रों के माध्यम से। तो अगर ये जमाव आपको आपकी पुस्तकों में नहीं मिलता है तो भ्रमित नहीं होइएगा, ये जमाव अब ऐड हो चुका है। 5 जमाव हमें अब सोन नदी घाटी के इस क्षेत्र में मिलने लगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग स्थानों पर मिलने की वजह से इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो अब इन जमाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये इस तरीके से नदी, ये सोन नदी है, ये सोन नदी के किनारे की जो वेदिकाएं हैं, जमाव हैं, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब हम लोग इन जमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से जमाव थे। ठीक है, तो जैसा कि आप पुरातत्व के संदर्भ में जानते हैं कि पुरातत्व में जो सबसे नीचे का जमाव होता है वो सबसे प्राचीन होता है, और जो सबसे ऊपर का जमाव होता है वो सबसे नवीन होता है। तो हम लोग पहले नीचे के जमाव से बात करेंगे, अर्थात सबसे प्राचीन जमाव के संदर्भ में बात करेंगे। तो जो सबसे प्राचीन जमाव है वो हमको सिहावल नामक जगह पे मिला है। सिहावल आपके सीधी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में एक जगह है, एक स्थान है सोन नदी के किनारे। वहां पर हमको ये एक जमाव मिला है, सबसे प्राचीन उस पूरे इलाके का, जिसको हम सिहावल जमाव के नाम से जानते हैं। उस स्थान के नाम से, सिहावल एक गांव का नाम भी है। ठीक है, तो उस स्थान के नाम से हम उसको जानते हैं। और सिहावल में क्या है, 1.5 मीटर का डिपॉजिट मिला है हमको, 1.5 मीटर का एक डिपॉजिट मिला है, जमाव मिला है। अब इस जमाव में मिला क्या है, इरोड बेडरॉक्स है, मतलब इरोजन है, अपघटित जो है पत्थर की शिलाएं वहां मिलती हैं उस जमाव से। सैंड स्टोन है, बलुआ पत्थर मिले हुए हैं। क्वार्जाइट नोडुल्स हैं, क्वार्जाइट पत्थर के छोटे छोटे नोडुल्स हमें पड़े हुए मिले हैं पत्थर। इसके अलावा लोअर पैलोलिथिक आर्टिफैक्ट्स मिला, अर्थात ये जो जमाव है ये लोअर पैलोलिथिक कल्चर की जानकारी, लोअर पैलोलिथिक मतलब निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति की हमें जानकारी देता है। इस जमाव से हमें ऐसे अवशेष मिलते हैं जो इस काल के बारे में हमें बता रहे होते हैं। और इसकी जो डेट है वो लगभग 1 लाख वर्ष मानी गई है। ठीक है, और
इसके बाद अगला जो जमाव है वो नवीन, अभी कुछ सालों पहले जैसे कि मैं बात कर रहा था, ये जमाव अभी हाल ही में ऐड किया गया है, 2006 में इसको ऐड किया गया है, और इसके पहले ये जमाव नहीं हुआ करता था, और जमाव का नाम है खुंटेली। खुंटेली नामक एक जमाव जो है वो इसमें ऐड किया गया है। और ये जो जमाव है इससे क्या मिल रहा है, इससे जो है हमें पीले और भूरे रंग के बालू के कण प्राप्त होते हैं, और साथ साथ वॉल्केनिक ऐश, ठीक है, ज्वालामुखी की जो राख है वो हमें इस जमाव से प्राप्त हो रही है। 1.5 मीटर का डिपॉजिट ये भी है, 1.5 मीटर का डिपॉजिट हमें मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ से कोई फिजिकल रिमेन्स नहीं मिलते, अर्थात कोई मानव के रहने के साक्ष्य इस जमाव से हमें नहीं मिलते हैं, और लगभग इसकी जेब जो है वो 74,000 ईयर के आसपास है, और इसी को हम तोबा ज्वालामुखी की राख के तौर पर कहते हैं। तोबा जो कि सुमात्रा का एक ज्वालामुखी था, उस पे उद्गार हुई, और उद्गार होने से जो राख है वो राख इस जमाव में आकर के हमें दिखाई पड़ती है, और ऐसी ही राख हमें महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पे भी तोबा ज्वालामुखी की दिखाई पड़ रही है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो फॉर्मेशन या जमाव है वो पटपरा का जमाव है। पटपरा भी एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है, ये भी मध्य प्रदेश के शिरडी डिस्ट्रिक्ट में है, सोन नदी के किनारे है ये, और यहाँ पर हमें 10 मीटर का डिपॉजिट, 10 मीटर का जमाव जो है हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, मिडिल पैलेयोलिथिक आर्टिफैक्ट्स, अर्थात मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेषों से मतलब है फलक पर बने हुए उपकरण, अर्थात छोटे उपकरण हमें यहाँ से मिलते हैं फलक पर बने हुए, और इसकी जो डेट है वो लगभग 58 से 40,000 वर्ष मानी गई है। इसके बाद अगला जो जमाव है वो बागोर का है। बागोर में हमें 2 जमाव मिलते हैं, 2 अलग अलग मतलब जमाव हमें मिल रहे हैं। एक बागोर का कोर्स मेंबर है जिसको हम वृक्ष वर्ग कहते हैं, वो नीचे है, और एक है बागोर का फाइन मेंबर जिसको हम महीन वर्ग कहते हैं, वो उसके ऊपर दिखाई पड़ता है। अब बागोर भी एक स्थान का नाम है, बड़ा फेमस एक स्थान है जहां पर कई समय में उत्खनन हुए। बागोर 1, बागोर 2, बागोर 3, 3 बड़ी महत्वपूर्ण पुरास्थल हमें वहां से मिल रहे हैं। ये जो बागोर नामक पुरास्थल है उसके वृक्ष या कोर्स मेंबर से हमें क्या मिल रहा है, 10 मीटर का डिपॉजिट, ठीक है, 10 मीटर का जमाव वहां से हमें प्राप्त होता है। मिडिल पैलेयोलिथिक आर्टिफैक्ट्स अभी भी यहाँ से मिल रहे हैं, मध्यपुरा पाषाण काल के, और रोल्डेड है। रोल्डेड का मतलब है कि पानी में जो तीव्र गति का जो बहाव है उससे वो पत्थर या उपकरण रोल्ड हो गए हैं, अर्थात दूरी तय करते हुए वहां पर वो आ रहे हैं। इसके अलावा एनिमल फॉसिल्स अर्थात पशुओं के जीवाश्म वहां से प्राप्त हो रहे हैं, और इस जमाव की जो डेट है वो 39 से 20,000 मानी जा रही है। इसके बाद बागोर का जो फाइन मेंबर है, महीन वर्ग, जो उसके ऊपर दिखाई पड़ता है, ये 4 मीटर का डिपॉजिट है। यहाँ से हमें अपर पैलेयोलिथिक, फ्रेश अपर पैलेयोलिथिक आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, अर्थात उच्च पुरापाषाण काल के उपकरणों की जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है, अर्थात ब्लेड पर बने हुए उपकरण, ब्लेड पर बने हुए उपकरण यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ से भी एनिमल फॉसिल्स, पशुओं का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, और इसकी जो अप्रॉक्स डेट है वो 20,000 से 16,000 तक मानी गई। इसके बाद इस पूरे सोन नदी घाटी का जो सबसे नवीन जमाव हमें प्राप्त होता है वो है खेतोही का जमाव। खेतोही एक स्थान का नाम है जो रेही और सोन नदी के संगम पर स्थित है, ये पुरास्थल है, और यहाँ पर भी हमें 10 मीटर का एक डिपॉजिट जमाव प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सिल्ट और क्ले का जमाव भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से हमें माइक्रोलिथ और न्यूलिथिक आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, अर्थात ये मध्य पाषाण काल और नव पाषाण पुरास्थल के तौर पर हमें दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर लगभग जो इसकी डेट है वो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास है, ठीक है। तो ये आपके सोन नदी घाटी के 5 जमाव हैं, और ये जो जमाव है ये अलग अलग स्थानों पर है, बेलन की तरह नहीं है। आप फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं कि बेलन नदी घाटी में जमाव एक ही स्थान पर हमें दिखाई पड़ते हैं, नदी घाटी में एक ही साथ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो
ये नदी है, ठीक है, और ये नदी ढलान की तरफ, पहाड़ी नदी है, ढलान की तरफ बह रही है। तो यहाँ पर सिहावल है, यहाँ बागोर है, यहाँ पटपरा है, केतोही है। तो अलग अलग स्थानों पर ये हमें दिखाई पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर सोन नदी है तो उनके अलग अलग स्थानों पर, तटों पर ये हमें पुरास्थल दिखाई पड़ते हैं, एक स्थान पर नहीं, ठीक है। और इनकी डेप्थ और इनके अलग अलग स्थान पर जो ऊंचाई नीचाई है उसके आधार पर, और उनका जो टेक्सचर है, उनमें मिलने वाले जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनकी जो डेट्स आई हैं, वो उनको नवीन और प्राचीन के तौर पर स्थापित करती, ठीक है। इसके बाद सोन नदी घाटी के जो उपकरण है उनमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज दिखाई पड़ती है, वो ये कि सोन नदी घाटी के उपकरणों में, उपकरणों के निर्माण में, वैसे तो क्वार्जाइट और लाइमस्टोन का नामक पत्थर का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन इन स्थानों पर सोन नदी घाटी से जो पुरास्थल मिल रहे हैं, जो उपकरण मिल रहे हैं, उन उपकरणों में चट नामक पत्थर का प्रयोग प्रारंभिक काल से ही, मतलब शुरुआत से ही, निम्न पुरापाषाण काल से ही किया जाने लगा था। उसकी बड़ी महत्वपूर्ण वजह है, और वो वजह ये है कि यहाँ पर चट नामक पत्थर हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हुई है, फिर से हम इस मैप की तरफ वापस आए तो उसके पीछे माना जाता है कि ये जो सोन नदी है, इसमें अमरपाटन एक जगह है, वहां पर आकर के एक नदी है, महानदी, जो इसके पास में मिलती है, और इस महानदी के संदर्भ में कहा जाता है कि ये वोल्केनिक इरप्शन वाले एरिया से आती है, ठीक है। ये डेक्कन प्लेटो के इलाके से आती है, और वहां से ये नोडुलर फॉर्म में बहुत सारे चर्ट, क्यूबिक फॉर्म में बहुत सारे चर्ट को लेकर के आती है। धीरे धीरे वो नोडुलर फॉर्म में तब्दील होते हैं और वो सोन में आकर मिल जाते हैं, और फिर सोन इस पूरे चर्ट के सोर्सेस को बहा ले जाती है और अपने विभिन्न स्थानों तक फैला देती है। और यही वजह है कि सोन नदी घाटी में रहने वाले जो मानव थे, उन्होंने चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग उपकरणों के निर्माण में बहुत ज्यादा किया। जहां और स्थानों पर लोअर पैलोलिथिक पीरियड में क्वार्जाइट, लाइमस्टोन, बेसाल्ट जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं यहाँ पर इन पत्थरों के साथ साथ चर्ट नामक पत्थर का प्रयोग भी उपकरणों के निर्माण में बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ी विशेष चीज है जो कि हमें सोन नदी घाटी के संदर्भ में दिखाई पड़ती है। और इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उपकरणों में चर्ट और ये चीजें दिखाई पड़ती हैं फिनिश्ड, और इनके होने की वजह से ये जो उपकरण है ये बड़े फिनिश्ड दिखाई पड़ते हैं, बड़े अच्छे सुडौल दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये लैंसोलेट हैंडेक्स है और बहुत ही शेप्ड हमें यहाँ पर ये टूल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा सोन नदी घाटी में ही हमें ये एक श्राइन मिली है जिसको हम अंगा देवी के नाम से जानते हैं। बागोर से ये श्राइन हमें मिली है, और इसके संदर्भ में कहानी है कि बैगा नामक एक जनजाति है जो इस क्षेत्र में रहती है। तो उत्खनन के दौरान वो जनजाति के कुछ लोग यहाँ पर कार्य कर रहे थे, और जैसे ही ये मूर्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने काम को कुछ समय के लिए रोक दिया। तो जब लोगों की उत्सुकता हुई, जो पुरातत्वविद थे, जो टीम थी, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने काम क्यों रोका, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी देवी है, और अगर हम काम करेंगे तो ये रुष्ट हो जाएंगी, हमारे ऊपर कोई बीमारी आ सकती है, कोई प्रकोप हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने काम रोक दिया था। तो एथनो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो श्राइन है, ये जो सिंबोलिज्म है, ये कहीं ना कहीं एक प्रतीक था उनकी आर्थिक उसके उनके धार्मिक विश्वास का, उनकी धार्मिक मान्यताओं का, जो कि बागोर से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये विश्व की कुछ प्राचीन उन सिंबोलिज्म, उन चिन्हों, प्रतीक चिन्हों में से एक है जिसमें मानव के धार्मिक विश्वास और परंपराओं और मान्यताओं के संदर्भ में जानकारी मिलती है। जैसे कि बेलन नदी घाटी से आपको वो मातृ देवी की जो मूर्ति मिलती है, उसी तरीके से बागोर से ये श्राइन भी प्राप्त हो रही है, जो कि उच्च पुरापाषाण काल के समय से ही मानव की धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में हमें जानकारी प्रदान करती है। इसके बाद ये देखिए, ये ऐसे ही क्लस्टर से ये मिली है, ये इसकी दो फोटोज हैं। तो सोन नदी घाटी
के संदर्भ में आज हम लोगों ने बात की, जैसा कि मैंने बताया। हाँ, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल भी हैं इस सोन नदी घाटी के, जैसे कि सिहावल, पटपरा, बागोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, केतोही, नगजर खुर्द, कुकरावा, जुगदहा, घगरिया, रॉक शेल्टर, हटवा और रामपुरा। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल है जो इस सोन नदी घाटी को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल या क्षेत्र के तौर पर एस्टैब्लिश करती है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा अन्वेषण और सर्वेक्षण और उत्खनन का काम किया, जिसके माध्यम से कुछ ऐसी जानकारियां हमें प्राप्त हुई जिसने इस क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे कि भारत में उच्च पुरा पाषाण काल को एस्टैब्लिश करने में भी सोन नदी घाटी का बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि बेलन नदी घाटी के ग्रेवल थर्ड से हमें उसकी जानकारी मिलती है, तो यहाँ पर भी बागोर से हमें उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो इन अवशेषों से पता चलता है कि उच्च पुरा पाषाण काल भी भारत में रहा है और उनको एस्टैब्लिश करने में यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण चीज रही। इसके अलावा सोन का, जैसा कि मैंने बताया कि चर्ट नामक पत्थर यहाँ उपलब्ध हैं, चलसिडनी के भी सोर्सेज हैं। तो बेलन नदी घाटी और सोन नदी घाटी के बीच के एक संपर्क को भी ये दर्शाती है, क्योंकि बेलन नदी घाटी में चर्ट का कोई सोर्स नहीं है। चर्ट नामक पत्थर से उपकरण बनाना तो वहां पर भी प्रारंभ कर दिया गया था बाद के दौरों में, लेकिन वहां पर कोई रॉ मटेरियल का सोर्स उपलब्ध नहीं है, जो कि सोन में है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंटरेक्शन के संदर्भ में, एक दूसरे से संपर्क के संदर्भ में भी जानकारी देता है कि सोन और बेलन के लोगों के बीच में कहीं ना कोई संपर्क जरूर रहा होगा। तो इसीलिए ये दोनों ही क्षेत्र, बेलन नदी घाटी और सोन नदी घाटी, दो बड़े ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल और क्षेत्रों के तौर पे जाने जाते हैं। और दोनों, बेलन और सोन, दोनों ही नदियां मानव जीवन के उन प्रारंभिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक की जानकारी हमें क्रमबद्धता के साथ में दिखाती हैं, दर्शाती हैं। यही वजह है कि ये दोनों ही क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से, मानव जीवन के रहन सहन की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण जाने जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। मैं फिर से आपसे वो सब दोहराना चाहूँगा कि ऑन द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने कमेंट्स दें, सुझाव दें, ताकि हम और बेहतर जानकारी के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।